हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली वीडियो में अपना जो टॉपिक था ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस परासरण भी एक प्रकार का, अपन ने इसके बारे में बता दिया था कि परासरण भी एक प्रकार का विसरण है जिसमें जल के या विलायक के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पारगमित होते हैं, तो वो कहलाता है परासरण। जिसको अपन ने आलू की गुहा, एक बड़ा आलू लेके उसके छिलके को हटा के और उसमें 2 गुहा बना के और उसकी प्रयोग द्वारा परासरण मापी प्रयोग द्वारा बताया था परासरण को। तो इसमें आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अब परासरण दाब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कि वह अधिकतम दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध जल को अलग रखने पर उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कि वह अधिकतम दाब जो किसी विलयन को, भाई जो विलयन है उसको अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग रखने के लिए, शुद्ध जल को अलग रखने के लिए जो दाब उत्पन्न होता है वो कहलाता है परासरण दाब। कि परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जिसमें विलायक के कण और उस कोशिका के अंदर जो विलय के कण होते हैं, कि जब तक उसमें सांद्रता दोनों साइड में, जैसे अपन ने लिया था, यहाँ मान लीजिए अपन ने शर्करा का घोल लिया, यहाँ अपन ने जल के अणु जल से भरे हुए पात्र में इसको डुबोया, तो जल के कण इसमें जब तक प्रवेश करते रहते हैं जब तक दोनों की सांद्रता क्या नहीं हो जाती बराबर, कि अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तब तक गतिशील रहते हैं जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। तो इसमें अणु को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध जल को अलग रखने पर, जिसमें जो शुद्ध जल ये है, शुद्ध जल को अलग रखने पर जो दाब उत्पन्न होता है वो कहलाता है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी से लिखते हैं, ओपी परासरण दाब। इसमें ओपी क्या है? ओपी बराबर है परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, सी कंस्टेंट है विलयन की मोलर सांद्रता, एस विलयन का एक नियतांक है जो 0.082 के बराबर होता है। टी इसमें परम ताप है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है परम ताप 273 केल्विन डिग्री के बराबर माना जाता है। तो परासरण दाब को इस सूत्र के द्वारा निकाला जा सकता है कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो CST के बराबर होता है, विलयन की मोलर सांद्रता, विलयन के नियतांक और परम ताप के बराबर होता है। तो इस प्रकार से किसी भी विलयन का परासरण दाब जो है कि वह अधिकतम दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध जल को अलग रखने पर उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? परासरण दाब। इस प्रकार ये जो परासरण दाब है उसको इस सूत्र के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CST, C इसमें विलयन की मोलर सांद्रता, S विलयन का नियतांक और T इसका नॉर्मल जो टेम्परेचर है परम ताप कहलाता है, जो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये परासरण और परासरण दाब दोनों की परिभाषा क्लियर। अब है परासरण दाब का महत्व क्या है, कि पादपों में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका क्या रोल है, क्या महत्व है। तो देखो, परासरण दाब का महत्व।
इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण दाब का महत्व अपन पॉइंटों में देखते हैं कि परासरण दाब के द्वारा पादप कोशिका जल अवशोषित करते हैं, कि परासरण दाब के द्वारा ही पादपों में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जल का अवशोषण होता है। दूसरा है परासरण दाब के द्वारा या ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी के द्वारा ही पादपों की पत्तियां ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ही पादपों की पत्तियां फैली रहती हैं। इसका एक अपन प्रयोग देखें तो एक छुई मुई का जो पादप होता है उसमें जो कंपा कुंचन की जो गति होती है, जैसे अपन स्पर्श करते हैं, स्पर्श के प्रति उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और जैसे इसका परासरण दाब कम होता है, वो स्पर्श के प्रति संवेदनशील हैं, तो धीरे धीरे पत्तियां जल में वापस चली जाती है, तो फिर वो वापस से फैल जाती हैं। तो तीसरा जो महत्व है वो है परासरण के द्वारा ही, ये ओपी परासरण के द्वारा ही पादपों की जड़ें जल अवशोषित करती हैं। चौथा है पादपों का मूल वृद्धि बिंदु ओपी के कारण ही स्थित रहता है, जिससे वह मृदा कणों में आसानी से गति कर सके। तो इस प्रकार से ये परासरण दाब के कुछ पादपों में महत्व है कि परासरण दाब के द्वारा ही पादप कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं। जो भी जैसे अपन किशमिश है और भी कई प्रयोग, उनको पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो परासरण दाब के द्वारा ही जल का अवशोषण करती हैं, और परासरण दाब के द्वारा ही पादपों की जो पत्तियां होती हैं वो फैली हुई अवस्था में रहती हैं परासरण दाब के कारण ही। और परासरण दाब के द्वारा ही पादपों की जो जड़ें होती हैं, जो केशिका जल होता है, मृदा जल जो होता है केशिका जल के रूप में, उसका अवशोषण भी ये परासरण दाब के द्वारा ही करती है, क्योंकि उस पर जैसे परासरण दाब पड़ता है कुछ मृदा जल जो है उनकी पादप कोशिकाओं में प्रवेश करके और मूल के द्वारा पादप के विभिन्न भागों को प्रवाहित कर दिया जाता है। और पादपों के जो मूल वृद्धि बिंदु होता है जिसको मूल गोप बोलते हैं, ये जैसे जो जड़ें होती हैं उनका ये मूल गोप भाग होता है, ये मूल गोप भाग जो आगे थोड़ा फूला हुआ रहता है, ये मूल गोप इस जड़ को घर्षण से सुरक्षा करने का कार्य करता है। जो ये मूल गोप जो कहलाता है, मूल गोप,
ये मूल का अग्र सिरा होता है जो थोड़ा फूला हुआ होता है, जो परासरण दाब के कारण ही यह स्फीत अवस्था में फूला हुआ रहता है, जिससे कि यह मृदा कणों में आसानी से आगे बढ़ता हुआ वृद्धि करता जाए और घर्षण बल को कुछ सहन कर सके। क्योंकि पादपों की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, इतने मूल को इतना कठोर होता है कि जैसे पहाड़ों में जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ों में भी ये मूल को बहुत छोटे से जो जगह होती है, धीरे धीरे पहाड़ों की जो पत्थर की जो दरारें होती हैं उनमें प्रवेश करके पत्थर को भी यह तोड़ने के कार्य कर सके। तो इस प्रकार से ये इस वृद्धि मूल बिंदु होता है जिसको अपन मूल गोप बोलते हैं, ये उसको स्फीत रखने का कार्य करता है। तो ये परासरण का अपना जो पॉइंट है वो आज कंप्लीट होता है कि परासरण क्या है। परासरण एक प्रकार का विसरण है जिसमें अणु, विलायक के अणु या जल के अणु उच्च सांद्रता, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पारगमित होते हैं या गमन करते हैं, जिसको अपन ने आलू के ऑस्मोसिस परासरण मापी के द्वारा बताया था कि जिसमें एक गुहा बना के आलू के अंदर और उसको कंसंट्रेट सांद्र विलयन और सम विलयन के द्वारा, उसको दो प्रयोगों के द्वारा, जिसमें अपन ने अंतः परासरण और बाह्य परासरण को बताया था, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। तो ये दो परासरण को अपन ने बता दिया था। अब इनमें परासरण दाब का महत्व, ये प्रश्न अच्छा है कि परासरण दाब का पादपों में क्या महत्व है। तो पादपों में परासरण दाब के द्वारा ही पादप कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं और इसके द्वारा ही पत्तियां फैली हुई रहती हैं। पादपों की जड़ें जो जल का अवशोषण करती हैं वो भी इसके द्वारा ही करती हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा। और पादपों का जो मूल वृद्धि बिंदु है वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ही स्फीत अवस्था में रहता है, जिसके कारण मृदा कणों में आसानी से प्रवेश कर सके। तो इस प्रकार से ये अपने परासरण से संबंधित जो पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ। अब इसमें विलय और विलायक कणों की सांद्रता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। विलय प्लस विलायक और बराबर होता है विलयन। तो जो विलयन है वो विलय और विलायक के मिश्रण से जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है विलयन। अब विलयन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। विलयन को 3 भागों में बांटा जाता है, सम परासरी विलयन, दूसरा है अल्प परासरी विलयन और तीसरा है अति परासरी विलयन। समपरासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन और अति परासरी विलयन। तो विलयनों को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। समपरासरी विलयन क्या होते हैं कि वे विलयन जिनमें विलय एवं विलायक की मात्रा, जिनमें विलय एवं विलायक की मात्रा लगभग समान होती है वो कहलाते हैं समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन में जो विलय के जो कण हैं या विलायक के जो कण हैं वो कोशिका में, इसमें कोशिका है जो मूल रूप से इस प्रकार से ये मान लीजिए कोशिका है,
तो समपराशरी विलयन में विलायक के भाई बाहर भी जल है, बाहर भी जल है, तो इसमें कोशिका में जो जल के अणु प्रवेश करेंगे वो बिल्कुल कोशिका एक स्फीत अवस्था में रहती है कि ना तो जल के अणु बाहर जा पाएंगे और ना ही अंदर, एक नॉर्मल स्टेज के रूप में समपराशरी विलयन में कोशिका होती है। जब इसको अपन अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं, जब इसको अल्प पराशरी विलयन क्या होता है? जिसमें विलय की सांद्रता ज्यादा हो और विलायक की सांद्रता कम हो, वो कहलाता है अल्प पराशरी विलयन। इसमें क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी, जल के अणु इससे बाहर निकल जाएंगे और कोशिका का जो आकार है वो अपने नॉर्मल आकार से कम हो जाएगा। अति पराशरी विलयन, जिसमें कंसंट्रेट सांद्र विलयन जिसको अपन बोलते हैं, सांद्र विलयन जिसमें जैसे अपन चीनी का गाढ़ा घोल, नमक का गाढ़ा घोल, ये एक अति पराशरी विलयन कहलाते हैं। इसमें जो कोशिका है वो एक नॉर्मल आकार से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें कोशिका में जल के अणु अधिक प्रवेश कर पाते हैं। तो इस आधार पर अपन विलयन को 3 भागों में बांटे हैं: समपराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन। तो इस प्रकार से ये विलयनों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर। स्फीत दाब, देखो स्फीत दाब जो है इसको अपन एक डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। देखो एक अपन ने कोशिका का बाह्य डायग्राम बनाया। इस कोशिका के द्वारा जो बाहर की ओर जो बल लगाया जाता है वो कहलाता है ट्रिगर प्रेशर, स्फीत दाब। स्फीत दाब कि कोशिका के द्वारा कोशिका झिल्ली पर जो बाहर की ओर जो बल लगाया जाए वो कहलाता है ट्रिगर प्रेशर। कोशिका पर
बाहर से जो अंदर की ओर जो बल लगाया जाता है वो कहलाता है वाल्व प्रेशर। वाल्व प्रेशर वित्तीय दाब और स्फीत दाब का मान बराबर होता है तभी कोशिका अपनी एक नॉर्मल स्टेज में होती है। इस पर यहाँ अंदर वैक्यूल होती है रिक्तिका, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली पर लगने वाला जो बल है, और यह कोशिका व्यक्ति ही बाहर की ओर, और यह लगता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, जिसके द्वारा जल के अणु इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसमें दाब है की जो परिभाषा है वो है कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाले दाब को स्फीत दाब कहते हैं। TP = WP। तो इसको देखो कि कोशिका द्रव्य द्वारा, ये इसका कोशिका द्रव्य है, कि कोशिका द्रव्य के द्वारा कोशिका भित्ति पर, ये TP इधर लगता है कोशिका भित्ति पर, कि कोशिका द्रव्य द्वारा माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा कोशिका द्रव्य के द्वारा जो कोशिका भित्ति पर जो लगने वाला जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो कहलाता है स्फीत दाब। ये दाब इस तरह को, वाल्व प्रेशर भित्तीय दाब जो होता है वो बाहर से अंदर की ओर लग रहा है, ये अंदर से बाहर की ओर लग रहा है। तो ये टर्गर प्रेशर = वाल्व प्रेशर, कोशिका स्फीत दाब कोशिका या भित्तीय दाब के बराबर होता है, इसलिए कोशिका अपनी पूर्ण स्फीत अवस्था में रहती है। इसका एक कैलकुलेशन जो निकलेगा